बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जो कि है अपने पास रोटेशनल मोशन पर। जो आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको बिल्कुल लाइव जैसी ही फील आएगी। आज अपने पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास पीवाईक्यूज हैं, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे होंगे, रात दिन एक कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरी टाइम, आखिरी के ये 20-30 दिन है। अगर इसमें आप पूरी जान लगा दोगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता आपकी मंजिल को पाने से। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। रोटेशन मोशन का पहला सवाल क्या है अपने पास? A light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. देखो भाई, इसमें क्या है अपने पास? ये समझो अपने पास दो मासेस हैं, एक मास है m1, एक मास है m2, ठीक है। दोनों क्या है? एक लाइट रॉड के साथ कनेक्टेड है, रॉड का कोई मास नहीं। पूछा क्या जा रहा है कि इन दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं कि यहां पर होगा, उससे जो एक्सिस पास कर रही है और इस रॉड के जो परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। समझ लग रही है आपको बात? अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मान लेते हैं ये वाला जो मास है ये इससे r1 की दूरी पर है और ये वाला मास इससे r2 की दूरी पर है, और हमको पता है कि टोटल लेंथ क्या है रॉड की, l। तो मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में कि भाई साहब जो r1 होता है, यानी कि पहले मास की दूरी सेंटर ऑफ मास से, वो क्या होती है? दूसरा मास यानी कि m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू टोटल लेंथ। r2 क्या हो जाएगा अपने पास? सर ये वाले मास की कितनी दूरी हो जाएगी r2? ये हो जाएगी पहला मास m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू टोटल लेंथ। ठीक, तो हमारे पास r1 और r2 आ गए। अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m1 इंटू r1 का स्क्वायर। सिमिलरली इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? m2 इंटू r2 का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, r1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि m2l बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस m2 r2 का स्क्वायर पुट कर देंगे, m1l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसमें से कॉमन लो तो कॉमन क्या ले सकते हो सर? m1 ले सकता हूं, m2 ले सकता हूं, l स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा सर? यहां पे m2 का स्क्वायर होता तो मैंने एक m2 बाहर ले लिया तो अंदर एक m2 बच जाएगा। ठीक, ठीक उसी तरीके से यहां पे m1 का स्क्वायर होता, मैंने एक m1 बाहर ले लिया तो यहां पे क्या बच जाएगा? m1। अब देखो ये m1 प्लस m2 से नीचे वाला एक कटा तो अपने पास आंसर कितना आ गया? m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट और रोटेशन कंसेप्ट मिक्स होके आया था अपने पास सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l फॉर्म अ स्क्वायर फ्रेम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन। देखो क्या है अपने पास? अपने पास समझो क्या है कि ये अपने पास 4 रॉड्स हैं, इन्होंने मिलकर क्या बनाया है? एक स्क्वायर बनाया है। ठीक है, एक स्क्वायर फ्रेम बनाया है। ये 4 रॉड्स हैं अपने पास, इन्होंने मिलकर क्या बनाया है? एक स्क्वायर फ्रेम बनाया है। अपने को क्या बताना है? उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, जो कि क्या कर रही है? इस स्क्वायर फ्रेम के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनके सेंटर से पास कर, स्क्वायर के सेंटर से पास कर रही है और स्क्वायर फ्रेम के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना अपने को। सारी रॉड्स का मास सेम है, लेंथ सेम है, मास m है, लेंथ l है, ठीक है ना, सारी रॉड्स की। तो बताओ क्या करेंगे? अगर मैं क्या करता हूं, इस रॉड को देखूं, इस रॉड को, तो हमको पता क्या है कि सर इस रॉड के ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता होता है। पता होता कि नहीं पता होता? भाई साहब कोई भी रॉड है, कोई भी रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द रॉड है, तो क्या होता है सर? इसके अबाउट तो क्या होता है इसका? ये तो पता ही हमको क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 12। हमको फाइंड किसके अबाउट करना है? हमको सर इसके अबाउट फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा?
अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, यानी कि डिस्टेंस देख लो कितना हो जाएगा डिस्टेंस। अगर सर एक रॉड की लेंथ l है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, यानी कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है क्या है, ml²/12। हमको फाइंड किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट। तो सर इसके अबाउट क्या हो जाएगी, इसको आई डैश बोल देते हैं। तो सर आई डैश के अबाउट क्या हो जाएगा अपने पास, इसका ये हो जाएगा ml²/12, ठीक है ना, प्लस मास ऑफ द रॉड इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है l/2 का स्क्वायर। यही तो होता है अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो आई डैश कितना आ गया सर, ये आ जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4। ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये जाएगा ऊपर 3, ये हो जाएगा ml²/3, ये आ गया। अब सर ये जो ml²/3 आया, ये तो सर एक ही रॉड का आया, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। हमें तो पूरे के पूरे स्क्वायर फ्रेम का निकालना है। कितनी रॉड है स्क्वायर फ्रेम में टोटल, 4। तो अगर एक का सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml²/3 आया तो चारों को कितना आ जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अपने पास, तो टोटल हो जाएगा अपने पास 4 टाइम्स आई डैश, यानी कि 4 ml²/3। ठीक है बेटा, इतनी क्लियर है। पता नहीं कीड़ा कहां से आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। जो एक रॉड का आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, अपने पास आंसर आ जाएगा 4 ml²/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलो एक सवाल और मैं कराता हूं अपनी तरफ से, समझो क्या है अपने पास, ध्यान देना। अपने पास क्या है कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है, क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट है। आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट है। ये अपने पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका मास क्या है अपने पास, m है, ठीक है ना। और ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, यानी कि ये भी l है और ये भी l है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दिखाई पड़ रहा है आपको, इस एक्सिस के अबाउट। तो कीजिए आप लोग, क्या आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा कि भाई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर और यहां से पास कर रही है। तो देखो बेटा, इसको करने का एक बहुत मस्त तरीका, निंजा टेक्निक क्या है, क्या कर सकते हो आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि अगर ये पूरा एक स्क्वायर होता है नहीं स्क्वायर, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान लो ये पूरा एक स्क्वायर होता, ठीक है, पूरा एक स्क्वायर होता, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर से पास कर रही हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो क्या होता है सर, क्या होता है, वो होता है मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। लेंथ कितनी हो जाएगी सर, L और L, तो ये कितनी हो जाएगी, √2L, ठीक है ना, या L√2 लिख लो, ठीक है, ये तो हो जाएगी। ये अगर L है, ये L है, तो ये L√2 हो जाएगी। तो क्या होता है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का, अगर अपने पास कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड क्या है, अगर L है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, वो कितना होता है सर, ये होता है अपने पास ml²/6। यही तो होता है, L क्या है अपने पास, एक साइड है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/6, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे स्क्वायर का। सर पूरे के पूरे स्क्वायर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो कितना होता, हमने एज्यूम किया है, तो पूरे के पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता सर, एक प्लेट है m मास की, तो 4 प्लेट कितनी की हो जाती, 4m मास की, हाँ जी सर। अब इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है L√2, तो L√2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। समझ आया सर, ये पूरे के पूरे स्क्वायर का लिखा मैंने, ये किसका लिखा है,
स्क्वायर का। मैंने स्क्वायर एज्यूम कर लिया, स्क्वायर है नहीं, मैंने स्क्वायर एज्यूम कर लिया, तो मैंने क्या किया, 3 ट्रायंगुलर प्लेट और लगा दी, तो टोटल में कितनी 4 प्लेटें हैं, तो 4 प्लेट का मास कितना हो जाएगा 4m। साइड कितनी आ गई अपने पास L√2, तो मास इंटू साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, यही तो होता है। ठीक है, क्या हमको स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था क्या? हमें तो क्या करना था, इस ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट है ये, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना था ना भाई। और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है ये स्क्वायर का क्या है, 1/4 पोर्शन है, ये स्क्वायर का क्या है 1/4 पोर्शन, यानी कि ये जो पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, इसको अगर मैं बाय 4 कर दूं तो इस ट्रायंगुलर प्लेट का आ जाएगा इसी एक्सिस के अबाउट। देखो भाई, पूरे स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट कितना आया है, ये आया है, तो इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, सर ये 1/4 पोर्शन है तो बाय 4 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, प्लेट का कितना आ जाएगा, बाय 4 कर दो तो 4m स्क्वायर कर दो तो L² 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा ना, बाय 4 कर दूंगा, इसको बाय 4 कर दूंगा 6। तो देखो ये जो भी चीज थी उसका मैंने बाय 4 कर दिया, देखो बाय 4 कर दिया, तो 4 से 4 कट गया 3, तो आंसर कितना आ गया mL²/3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा क्या किया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा क्या किया। तो अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस ट्रायंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट, तो कितना है mL²/। अब देखो अपने पास क्या क्वेश्चन आता है, एक अपने पास ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, जिसका मास m है, लेंथ l है, अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास कर रही और इसी स्क्वायर शीट के प्लेन में है, ये बेटा इसी के प्लेन में है, ठीक है ना, ये जो लाइन है ये अपने पास जो एक्सिस है इसी के प्लेन में है, और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल 37 डिग्री बना रही है, अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट। समझ लग रही है बात, यानी कि अपने पास कुछ कुछ ऐसा टाइप का है कि अगर अपने पास ये बुक है, ठीक है ना, तो ये जो एक्सिस है ये क्या कर रही है, इसी के प्लेन से पास कर रही है ये ऐसे, तो इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगी ना, तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है अपने पास, आप लोगों को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता है, हाँ जी सर पता है, तो हमको पता है कि सर अगर ये एक एक्सिस है तो गारंटी कोई ना कोई एक्सिस ऐसी जरूर होगी जो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, हाँ, तो मान लेते हैं सर वो एक्सिस ये होगी, ये होगी वो एक्सिस, कोई ना कोई ऐसी एक्सिस तो होगी ना जो कि स्क्वायर शीट के प्लेन में लाई करती होगी और इस एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर आप इधर देखो तो इधर मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जैसा इधर है वैसा इधर है, ठीक है, उस टाइप का, तो इस एक्सिस के अबाउट भी देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसी टाइप का है कुछ, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है वही क्या हो जाएगा अपने पास इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। बट ये एंगल पेंगल का कोई काम नहीं है, बस डराने के लिए दिए गए, ये 37 डिग्री चाहे 53 डिग्री लिख देता चाहे 60 डिग्री लिख देता, कोई काम का नहीं है, अपने को बस इतना समझ आना चाहिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा वही इसके अबाउट होगा, क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके अबाउट है वही मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट है। अब हमको क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो पता ही है कि सर वो एक्सिस जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो कौन सी है अपने पास, ये वाली जो कि इसके प्लेन से बाहर की तरफ जा रही है, देखो ये वाली, इसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूं, और हमको पता है जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अभी हम लोगों ने सीखा पिछले क्वेश्चन में mL²/6, यही सीखा। तो हमको पता है कि ये जो तीसरी एक्सिस है जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। अरे यही तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर अपने पास दो परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके अबाउट अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एक समझो ये हो गई एक ये हो गई, तो तीसरी एक्सिस जो कि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन से पास कर, ठीक है, तो IZ हो जाएगी, तो I प्लस आई, IZ की वैल्यू कितनी है mL²/6, ये हो जाएगा 2I, तो I की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास, I की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास mL²/12।
तो आंसर कितना आ गया अपने पास आई का ml²/12। बेटा ये जो एंगल आपको दे रखा है ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, डरना नहीं है इससे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है, ठीक है, और आंसर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अपने पास दो रॉड्स हैं, ऐसा आपको दे रखा है बना के उन्होंने, ठीक है। आपसे बोला क्या गया है, दोनों रॉड्स आइडेंटिकल है, m मास है, लेंथ l है, अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। ये जो एक्सिस है ये इस रॉड के क्या है, पैरेलल है, और ये वाली एक्सिस क्या है, इस रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सर इसको पहली रॉड बोल देते हैं, इसको दूसरी रॉड बोल देते हैं। तो पहली रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, सर ये वाली रॉड जो है ये इस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है और एंड से जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/3। पता ही है ना, एक्सिस क्या परपेंडिकुलर हो रॉड के और एंड से जा रही हो तो ml²/3। ये वाली जो रॉड है ये इसके पैरेलल ही है, ये वाली जो एक्सिस है उसके पैरेलल तो क्या है, ये रॉड है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बेटा जितने भी पार्टिकल्स होते उन सबकी जो दूरी होती है, समझो ये डीएम मास का जो पार्टिकल होता उसकी दूरी कितनी होती सर, एल ही तो होती। हर डीएम मास के पार्टिकल की जो दूरी होती है वो क्या होती है अपने पास, एल ही होती। तो आप क्या करते, इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना होता तो आप कैसे लिखते, डीएम इंटू एल का स्क्वायर। अब आप क्या करते, जैसे मैंने ये डीएम यहां पे ले लिया, ये डीएम यहां पे लिया, आप यहां से लेकर यहां तक सारे डीएम का क्या निकाल लेते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते, इसके अबाउट निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, तो यानी कि आप इंटीग्रेट कर देते, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ जाता, ये सेकंड रॉड का आ जाता इस एक्सिस के अबाउट। I2 कितना हो जाएगा अपने पास सर, L² तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम क्या बनाएगा सर, छोटे छोटे डीएम को ऐड करोगे तो इस रॉड का मास आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा ml²। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है। तो I2 कितना आ गया अपने पास ml², तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता, नेट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता, ये आ जाता ml²/3 प्लस ml², यानी कि 2ml²/3। उम्मीद है आप लोगों को चमका होगा कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो गया ml²/3, इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, ml², ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक डीएम मास ले लिया, उसकी दूरी l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डीएम इंटू l²। वैसे इस पूरी रॉड का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे। अब सर l² तो क्या है, कांस्टेंट है ना, हर मास के लिए जो l है वो सेम है ना, तो इसलिए l² बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन डीएम क्या बन जाएगा, m, तो ml² आ गया। इसको बेटा ये वाली जो रॉड है ना, ये वाली जो रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस एक्सिस के अबाउट किससे भी फाइंड कर सकते थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। कैसे सर, अगर मेरे को क्या करना है, एक ये रॉड है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है, ठीक, जिसका मास m है, लेंथ l है, अरे यही वाली तो रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो ये वाला तरीका हो गया कि भाई इंटीग्रेट करके कर दो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं। सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, ये तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, अरे ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक्सिस है ये लेंथ के अलोंग ही है, विड्थ तो कुछ है नहीं, विड्थ तो नेग्लिजिबल होती, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, हमें तो इसके अबाउट फाइंड करना है, तो इसके अबाउट क्या होगा सर, इसके अबाउट, तो सर ये दूरी कितनी है इससे, इस एक्सिस और इस एक्सिस की दूरी कितनी है सर, एल है ना, देखो इसकी और इसकी एल दूरी है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस जीरो प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू एम, और डिस्टेंस कितना है, एल का स्क्वायर। देखो इधर से भी आ गया अपने पास एम एल का स्क्वायर। तो अगर आप नहीं इंटीग्रेशन से कर पाते, अगर आप नहीं इंटीग्रेशन से कर पाते कि सर इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml² है, अगर आप इंटीग्रेशन से नहीं समझ पाते तो आप ऐसे भी समझ लो, सर इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जीरो हो जाएगा, देखो जीरो, तो सर इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ml², जीरो प्लस ml², तो ml² ही आता, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अपने पास,
A rod of weight W is supported by two parallel knives edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance X from A. The normal reaction on A is. तो बेटा ये सवाल एक अच्छा सवाल है। क्या सवाल कह रहा है कि अपने पास समझो एक रॉड है जिसका वेट क्या है W, इसको आपने दो नाइफ से बैलेंस कर रखा है। समझो एक यहां पे चाकू लगा रखी है आपने और एक चाकू अपने यहां पे लगा रखी है। इतनी क्लियर है? और यहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास है रॉड का, उस पर क्या लग रहा है? W वेट लग रहा होगा। हाँ जी सर। ये नाइफ A है और ये वाली नाइफ क्या है? B। तो ऑब्वियसली बात है नाइफ A कुछ नॉर्मल लगा रही होगी N1, नाइफ B कुछ लगा रही होगी नॉर्मल N2। हमको सवाल में क्या पूछा गया? द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज, ठीक है ना, कि अपने पास जो नाइफ है A वाली उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, बेसिकली यही पूछा जा रहा है। ठीक। अपने को और सवाल में क्या दे रखा है कि भाई ये जो अपने पास जो सेंटर ऑफ मास है ना वो X की दूरी पर है, किससे? A वाली नाइफ से। ठीक है, A वाली नाइफ से कितनी दूरी पर है? X की दूरी पर। तो उन्होंने दे क्या रखा है कि सर जो टोटल दूरी है A और B की वो कितनी दे रखी सवाल में? वो कितनी दे रखी अपने को? D। तो ये टोटल जो दूरी है अपने पास ये कितनी है? D है। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा D माइनस एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अपने पास ये वाली चीज किसमें? इक्विलिब्रियम में। किसमें? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में। ठीक। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया यहां पे? नेट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। अब मैं किसके अबाउट टॉर्क निकालूं? मेरे को N1 फाइंड करना है, तो किसके अबाउट टॉर्क निकालूं? बेस्ट होगा कि आप B के अबाउट निकालो, क्योंकि B के अबाउट जब निकालोगे तो N2 का जो टॉर्क है वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अगर आप B के अबाउट निकालोगे तो N2 का टॉर्क वैसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, B से ही पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क वैसे ही 0 हो जाएगा। तो मैं नेट टॉर्क अबाउट B निकाल रहा हूं, ठीक है, और उसको 0 कर दूंगा। तो सर N2 का टॉर्क वैसे 0 हो गया, किसका बचा? N1 का। अब N1 का जो टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट, देखो N1 का जो टॉर्क आएगा इसके अबाउट, यानी कि B वाले पॉइंट के अबाउट, ये क्या आएगा सर? ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा N1, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि अंदर की तरफ जाएगा। और W वेट का टॉर्क किधर आएगा? W वेट का टॉर्क किधर आएगा सर? ये बाहर की तरफ आएगा। तो यानी कि ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? B पॉइंट के अबाउट N1 का टॉर्क क्या हो जाएगा सर? N1 इंटू D। और ये किसके बराबर होगा सर? वेट के टॉर्क के बराबर, W इंटू D माइनस एक्स। तो अपने पास जो N1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? W इंटू D माइनस एक्स बाय D। सिंपल। आप बहुत इजीली जल्दी कर सकते थे, ये तो चलो मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी सवाल याले कर सकते हो। कुछ सेकंड्स लगते हैं इसमें, इन सवालों को करने में, ठीक है ना, 20-30 सेकंड लगते हैं, लेकिन अब मेरा काम समझाना, तो समझा के तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, a uniform rod AB of length L and mass M is free to rotate about A. The rod is released from rest in the horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod about is A is ml square by 3, यानी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? ml square by 3। नहीं भी देते तो भी हमको पता होता है, यही होता है। The initial angular acceleration of the rod, पूछा क्या जा रहा है कि अगर मैं क्या करूं, उस रॉड को यहां से छोड़ दूं तो बताओ कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी? कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी? ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो वेट होगा उसकी वजह से टॉर्क आ रहा होगा, जो वेट होगा उसकी वजह से टॉर्क आ रहा होगा। अब सर टॉर्क क्या आएगा अपने पास? सुनना मेरी बात बेटा, वेट तो क्या है अपने पास? mg, ठीक है। तो टॉर्क क्या आ जाएगा सर? टॉर्क हो जाता है अपने पास r परपेंडिकुलर f, ठीक है ना, यानी कि फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर हमारे पास? ये डिस्टेंस कितना अपने पास? ये डिस्टेंस है अपने पास l/2। तो टॉर्क आ जाएगा अपने पास कितना? यह जाएगा l/2 इंटू फोर्स क्या है अपने पास? वेट है mg। और नेट टॉर्क किसके बराबर होता है अपने पास? I अल्फा, I इंटू अल्फा। तो mg l/2 इक्वल्स टू I कितना है? ml स्क्वायर बाई 3 दे रखा है इसके अबाउट, इंटू अल्फा। तो एक एल से एक एल कट गया, तो m से m कट गया, तो अल्फा कितना आ गया? 3g/2l। 3g/2l, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, 3g/2l। क्लियर? तो एक सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूं कि मान लो ये जो रॉड थी अभी तो ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, अगर ये रॉड हॉरिजॉन्टल ना होके
ऐसे इस तरीके से वर्टिकल होती, इस तरीके से वर्टिकल ना होगी, मतलब ऐसे मान लो कैसे किसी एंगल पर होती, किसी एंगल थीटा पर होती, कोई भी एंगल थीटा है, वही मास m है, लेंथ l है। इस केस में आंसर कितना आता कि अगर मैं यहां पर रॉड को सडनली रिलीज करता, अगर मैं सडनली रिलीज करता, देन अल्फा कितना होता, अल्फा कितना होता अपने पास, किसके अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट तो फाइंड कर रहे हैं, अल्फा कितना होता, कितना होता है अल्फा। तो देखो बेटा हमको पता है यहां पर भी टॉर्क कौन लगाएगा सर, वेट ही लगाएगा, वेट लग रहा होगा mg, क्लियर है। तो दूरी कितनी है सर, l/2, दूरी कितनी है l/2, तो हमको पता टॉर्क क्या होगा सर, ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर f, ठीक है। r परपेंडिकुलर क्या है सर, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस फोर्स का यही हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा ना परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस। अब ये कितना हो जाएगा सर, ये अगर अपने पास कितना है, थीटा है, ये l/2 है, तो कितना हो जाएगा l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा। भाई ये अपने को पता है ये l/2 है, और ये एंगल अगर अपने पास थीटा है तो ये कितना हो जाएगा l/2 cos थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया l/2 cos थीटा। फोर्स क्या है अपने पास, mg है, ठीक है ना, ये mg है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है l/2 cos थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा सर, टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, आई अल्फा, ठीक है। अपने पास आई कितना है सर, इस एक्सिस के अबाउट आई कितना होगा बताओ, अरे सर ये तो एंड से पास कर रही है, एंड से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ml²/3। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, तो अल्फा कितना आ जाएगा, m से m कट जाएगा, एक l से एक l कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/2 g/l cos थीटा। क्लियर है, कोई भी थीटा होता है उसके लिए आप इजीली निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। इस तरीके से करते हैं इस टाइप के सवाल को। हॉरिजॉन्टल होती तो चलो आपने कर ही लिया, अगर थोड़ा सा किसी एंगल पर है तो भी आप करना अब जानते, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इफ f is the force acting on a particle having position vector r vector and tau vector with the torque of this force about the origin, then हमको पता कि सर जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, r क्रॉस f, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, और हमको यह भी पता है कि सर कभी भी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उससे जो अपने को चीज मिलती है, अपने को जो वेक्टर मिलता है वो क्या होता है, वो दोनों वेक्टर्स के क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि जो टॉर्क है वो r के भी परपेंडिकुलर होगा और जो टॉर्क है वो फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर टॉर्क r के भी परपेंडिकुलर है, फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क और r का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। हाँ जी सर, टॉर्क और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सीधा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्ट भिड़ते ही सवाल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ओ एज इट्स सेंटर, ओ सेंटर है अपने पास, f1 f2 and f3 vectors are represented three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively. If the total torque about O is 0, then the magnitude of f3। क्या बोल रहा है, अपने पास तीन फोर्सेस लग रही हैं, एक AB के अलोंग, एक BC के अलोंग, एक AC के अलोंग, ठीक है ना, f1 f2 f3 वेक्टर्स दे रखे हैं, और वो क्या रहा है, और बोल क्या रहा है कि इस O पॉइंट के अबाउट इन तीनों फोर्सेस का जो टॉर्क है, यानी कि नेट टॉर्क है, वो क्या है, 0 है। F1, F2 और F3 तीनों फोर्सेस का जो नेट टॉर्क है वो क्या है, 0 है। तो बताओ F3 की वैल्यू क्या होगी। अब हमको बताया सर टॉर्क होता क्या, टॉर्क होता है R परपेंडिकुलर F, यही तो होता है, ठीक है। तो सर इस वाली फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसको R मान लेते हैं। तो इस वाली फोर्स के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा R, अरे ये R है तो ये भी R ही होगा ना भाई, और इस वाली फोर्स के लिए F1 वाली के लिए ये R हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब अगर आप खुद देखो
ओ पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे F1 का जो टॉर्क आएगा वो बाहर की तरफ, F2 का भी टॉर्क बाहर की तरफ, यानी कि इन दोनों के टॉर्क तो ऐड अप हो जाएंगे। F1 का टॉर्क बाहर की तरफ, F2 का भी टॉर्क बाहर की तरफ, लेकिन जो F3 का टॉर्क है, F3 का टॉर्क वो अंदर की तरफ जाएगा। यानी कि F3 का जो टॉर्क है, यानी कि R इंटू F3 अबाउट पॉइंट O, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा सर? R इंटू F1 और R इंटू F2, यानी कि F1 के टॉर्क को और F2 के टॉर्क को। समझ लग रही बात? देखो बेटा, F1 का जो टॉर्क है वो बाहर की तरफ, F2 फोर्स का भी जो टॉर्क है वो बाहर की तरफ, और F3 टॉर्क का जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ। जो अंदर वाला टॉर्क है वो बाहर वाले टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो नेट टॉर्क क्या है? 0 है O पॉइंट के अबाउट। तो R R R कैंसल आउट, ठीक है ना? तो F3 की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई? F1 प्लस F2 आ गई। सिंपल। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोलती जनता, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखेंगे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स कंजर्व। भाई एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई भी बॉडी है उसका कंजर्व कब रहेगा? हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो नेट टॉर्क होता है अपने पास, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना है, यानी कि एल को अगर कांस्टेंट रहना है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना है, कांस्टेंट रहना है, सेम ही चीज ही है, ठीक है? तो अपने पास जो नेट टॉर्क होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 0। नेट टॉर्क क्या होनी चाहिए सिस्टम पर या बॉडी पर? क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है? कंजर्व हो सकता है। यानी कि अप्लाइड टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? चलो नेक्स्ट सवाल। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर सवाल आएंगे 2-3। अब जो सवाल आएंगे 2-3 वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर ही आएंगे। यानी कि नेट टॉर्क क्या है? 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जैसे कि a thin circular ring of mass capital M and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega। ठीक है ना? एक अपने पास ये है रिंग, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है? मास m है, ठीक है? रेडियस r है। फिर क्या हुआ? 4 objects each of mass small m are kept gently to the opposite ends of the 2 perpendicular diameters of the ring। फिर मैंने क्या किया, ये जो रिंग रोटेट कर रही थी इसके डायमीटर पे 4 ऑब्जेक्ट्स रख दिए परपेंडिकुलरली, यानी कि एक यहां पे रख देते हैं और एक यहां पे रख देते हैं, ठीक है? ऐसे करके रख दिए। अब होगा क्या कि जब आप क्या करोगे, इन ऑब्जेक्ट्स को बहुत तसल्ली से रख दोगे, तो ये जो पूरा सिस्टम है उसकी जो एंगुलर स्पीड है ना वो चेंज हो जाएगी, कुछ ओमेगा डैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप रखोगे इन मासेस को तो जो नेट टॉर्क आएगा सिस्टम का वो 0 ही रहेगा। नेट टॉर्क जो सिस्टम का होगा इस एक्सिस के अबाउट वो 0 ही रहेगा। अगर नेट टॉर्क सिस्टम पे 0 रहा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यानी कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही क्या रहेगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही क्या रहेगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा सर? सिर्फ अपने पास क्या थी? रिंग थी, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि आई। भाई एंगुलर मोमेंटम पता है ना, कोई भी चीज अगर घूम रही हो ओमेगा से तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है किसी एक्सिस के अबाउट? आई इंटू ओमेगा, यही तो होता है। एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो कि घूम रही है ओमेगा की एंगुलर स्पीड से, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा अपने पास किसी एक्सिस के अबाउट? आई इंटू ओमेगा, ठीक है? तो ये लिख लिया आई इंटू ओमेगा, ठीक है? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा सर? फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा अपने पास? सर रिंग तो थी तो m इंटू आर का स्क्वायर तो था ही था, प्लस इस एक्सिस के अबाउट ये 4 जो मासेस हैं उनका एंगुलर मोमेंटम भी तो आएगा, ठीक है ना? यानी कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो आएगा। सर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर का स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स स्मॉल एम आर का स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने पास क्या? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एंगुलर स्पीड क्या हो गई अपने पास? ओमेगा डैश हो गई। समझ आई बात? देखो बेटा दोबारा से, ये अपने पास एक रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सर? एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, आई ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना? और ये जो 4 मासेस हैं
इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया अपने पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इनटू जो एंगुलर स्पीड अब हो गई ओमेगा डैश। अब हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, तो दिस बराबर दिस कर दो, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर एम आर स्क्वायर प्लस 4m आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अपने पास जो ओमेगा डैश है वो कितना आ गया अपने पास, वो आ गया एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m। सिंपल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। यहां पर भी क्या है, ये टोटल आई है इंटू ओमेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, वो एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट सवाल। A round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with angular velocity omega about the same axis. The final angular velocity of the combination of the disk। देखो क्या है अपने पास, एक अपने पास डिस्क थी, ठीक है, कोई भी एक डिस्क है, ठीक है बेटा, कोई भी एक अपने पास डिस्क है, वो क्या कर रही थी, वो घूम रही थी किससे, ओमेगा की एंगुलर स्पीड से, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस एक्सिस के अबाउट क्या था, I1 था। अपने पास एक और डिस्क है, ठीक है, एक और डिस्क है अपने पास, लेकिन ये घूम नहीं रही है, ये घूम नहीं रही है, ये घूम नहीं रही है, ये ऐसी पड़ी हुई थी, ये इसको ऐसे अलग से बना लेते हैं। ठीक है, अपने पास एक और डिस्क है, ये ऐसे है, ये घूम नहीं रही थी, ये रेस्ट पर थी, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है अपने पास, ये है अपने पास कितना, I2। ये वाली अपने पास घूम रही है, ये घूम रही है बेटा, ये वाली एक्सिस, ये वाली जो डिस्क है ये घूम रही है, ठीक है, लेकिन ये वाली घूम नहीं रही है, किस पे, इनिशियली रेस्ट पर, ठीक है, ये वाली घूम रही है ओमेगा की एंगुलर स्पीड से। अब मैंने क्या किया, इस वाली डिस्क को, ऊपर वाली डिस्क को तसल्ली से धीरे से इसके ऊपर रख दिया। जब मैं धीरे से रखूंगा तो फाइनली क्या होगा अपने पास, फाइनली क्या हो जाएगा कि कुछ देर बाद ये दोनों डिस्क एक साथ घूमने लग पड़ेंगी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से, किसी ओमेगा, ठीक है ना, या ओमेगा डैश बोल लेते हैं, ओमेगा दे रखा तो ओमेगा डैश। एक ये डिस्क थी घूम रही थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था इस एक्सिस के अबाउट, एक दूसरी डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, ये रेस्ट पर थी। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होंगी, दोनों डिस्क एक साथ घूमने लग पड़ेंगी, दोनों डिस्क एक साथ घूमने लग पड़ेंगी, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सर एक्सिस तो कॉमन होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा अपने पास, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था सर, ये तो रेस्ट पे थी तो 0, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, I इंटू ओमेगा, यानी कि I1 ओमेगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सर दोनों एक साथ घूम रही हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू कॉमन एंगुलर स्पीड कितनी, ओमेगा डैश। अब दोनों क्या है, बराबर है, तो लिख दो I1 ओमेगा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ओमेगा डैश। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ओमेगा डैश कितना आ जाएगा अपने पास, ओमेगा डैश आ जाएगा अपने पास I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2, सिंपल, I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, क्लियर है इतनी चीज। अब देखो बेटा, अपने को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे सवाल में, तो मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए लिख के लेके आया हूं। जैसे कि बॉडी, इधर बॉडीज अपने पास जो कि हम लोग जनरली देखेंगे, सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, रिंग, हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे गए यहां पर। जो सॉलिड स्फीयर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², उसकी एक्सिस के अबाउट। डिस्क बोल रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर बोलो, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2। हॉलो स्फीयर क्या होता है 2/3 mr², और रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम होता है, वो क्या होता है mr²। ठीक है, अब एक टर्म आती है k²/r²। k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। k क्या अपने पास, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, गायरेशन बोलो या जायरेशन बोलो, जो मर्जी। तो होता क्या है
कि बेटा जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है उसको मैं लैम्डा बोलता हूं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर उसको आप लैम्डा भी बोल सकते हो। वो क्या होता है बेटा, जो भी अपने पास एम आर स्क्वायर के बगल में जो नंबर होगा वही होता है। एम आर स्क्वायर के बगल में नंबर क्या है, 2/5, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5। यहां पे एम आर स्क्वायर के बगल में क्या है, 1/2, तो 1/2। यहां पे एम आर स्क्वायर के बगल में क्या है, 2/3, तो 2/3। यहां पे एम आर स्क्वायर के बगल में क्या है, 1, तो 1। तो अपने को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो कभी भी आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू भूल जाओ तो आप देखो कि सर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जैसे कि सर हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2/5, ठीक है। इसके केस में, हॉलो के केस में 2/3। लैम्डा की वैल्यू बताओ डिस्क के केस में क्या होगी, सर एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। रिंग के केस में सर एम आर स्क्वायर होता तो 1 हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज। अब देखो मैंने एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, लैम्डा अपना इंक्रीज कर रहा है। लैम्डा क्या है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, लैम्डा अपना इंक्रीज कर रहा है। यानी कि सबसे कम लैम्डा किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का, और सबसे ज्यादा किसका होता है अपने पास, रिंग का, या बोल लो हॉलो सिलेंडर का। ये चीज अपनी आगे काम में आएंगी, तो इसलिए मैंने आपको चार्ट में दे दिया ताकि आपको सवाल में दिक्कत ना हो बार बार। अब देखो मैंने एक चीज और लिखी है कि अगर तो कोई चीज अपने पास क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है, ठीक है, तो उसके पास v स्पीड है, ओमेगा की क्या है, एंगुलर स्पीड है। v की क्या स्पीड है, ओमेगा की एंगुलर स्पीड है। मान लो बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम के स्क्वायर है, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर कोई चीज प्योर रोल करी तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यानी कि अगर कोई बॉडी प्योर रोल करती है तो उसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशन होती है, एक रोटेशन होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन वाली को आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो, रोटेशन वाली को आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन वाली को हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन वाली को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू आप एम के स्क्वायर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। वी ओमेगा को आप वी बाय आर पुट कर सकते हो। तो आप इधर से जब काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालोगे, ठीक है ना, इनको जब टोटल निकालोगे तो अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा वही है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा। अगर आप आई ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है कोई भी रोलिंग बॉडी की, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है किसी भी रोलिंग बॉडी की एमवी स्क्वायर के टर्म्स में, तो हाफ एमवी स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा, और आई ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय लैम्डा, ठीक। ठीक उसी तरीके से अगर तो कोई बॉडी क्या कर रही है अपने पास, प्योर रोल कर रही है, तो उसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल का, तो ट्रांसलेशन अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन अपॉन टोटल कितना आता है, 1/1 प्लस लैम्डा, ठीक है। पता ना लैम्डा क्या होता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अभी दिखाया। और अगर वो फ्रैक्शनल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो कितनी होती है अपने पास, सर रोटेशन अपॉन टोटल, ये आ जाती है लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। बहुत सिंपल। अगर आप ये इतनी सी चीज ध्यान में रख लोगे, आपका रोटेशन का कोई सवाल नहीं फंसने वाला, कोई भी रोलिंग का तो कोई भी सवाल नहीं फंसने वाला, पक्का 200% हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो सवाल क्या है, अ बॉल रोल विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज k. If radius of the ball be r, then the fraction of total energy associated with the rotation. आपसे पूछा है कितना फ्रैक्शन होगा अपने पास रोटेशनल का टोटल में, ये तो पूछा है। अभी सीखा सर क्या होता है अपने पास, ये होता है लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो बताओ क्या आंसर आएगा, आर स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी वो आर स्क्वायर कट जाएंगे अपने पास, ठीक है ना। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज द आंसर। आसान कहते हैं हलवा। समझ लग रही है बात, क्या किया। तो अगर आपको ये वाली चीजें याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, A disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? एक अपने पास डिस्क है, वो क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है, ठीक है ना। v कुछ ओमेगा भी होगा, v दे रखा कितना उसका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है कि अगर उसको रोकना है, आगे जाके कहीं रुक जाती है ये, ठीक है, रुक जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा।
अब सर जो वर्क करना पड़ेगा, हमको पता ना वर्क क्या होता है अपने पास, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ही। तो जो वर्क आ जाएगा सर रोकना पड़ेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हमको पता है कि ये जो बॉडी है ये क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल आएगी ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसमें ट्रांसलेशन भी आएगी, रोटेशन भी आएगी। लेकिन अपने को सवाल में वी दे रखा है, तो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी को वी के हिसाब से लिखो ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा। अभी सिखाया था ना, ऐसे लिखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिखो ना बेटा, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, ठीक है ना, इसलिए इस टाइप का फॉर्म आता है। तो बताओ वर्क कितना आ जाएगा अपने पास, वर्क नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रोक रहे हो तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, हाफ एम। मास कितना है, मास 100 है। वी कितना है अपने पास सर, 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा अपने पास, 0.2 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी सर 0.2 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा कितना हो जाएगा सर, लैम्डा कितना हो जाएगा, इसमें क्या है अपने पास, डिस्क है, तो सर डिस्क के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है डिस्क के लिए, तो 1/, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखो अपना आंसर कितना निकल के आएगा, तो जाएगा 3/2, तो ये -3/4, और ये जाएगा अपने पास इंटू 4, तो 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना गया -3, यानी -3 जूल। नेगेटिव साइन अपने को बता रहा है कि भाई जो रुक रहा है वो चीज, क्योंकि भाई रुक रहा है ऑब्वियस सी बात है, तो वगड़न क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको ये चलती हुई बॉडी को, ये जो रोल कर रही है अपने पास, अगर आपको रोकना है तो वगड़न कैसा आएगा अपने पास, नेगेटिव आएगा। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि नेगेटिव वगड़न लगे, लेकिन अपने को तो वैल्यू पूछी है सिर्फ, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 जूल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions is, देखो बेटा क्या है, एक अपने पास सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, किस एंगुलर स्पीड से, 3 rpm, 3 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो अगर इसको करोगे रेडियन में, तो 3 इंटू रेवोल्यूशन पर मिनट को 2 पाई रेडियन, मिनट को सेकंड में करोगे 60, तो कितना आ जाएगा अपने पास 20, और ये π/10 आ जाएगा, ठीक है ना, π/10, ठीक है ना। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, π/10 रेडियंस पर सेकंड। मास इसका दे रखा अपने को कितना, 2 kg, रेडियस कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो उसमें कर लो, मीटर में कर लो, तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻²। उसने बोला कि कितनी टॉर्क की जरूरत होगी इसको 2 पाई रेवोल्यूशंस के बाद रोकने में, कितने रेवोल्यूशंस के बाद, 2 पाई रेवोल्यूशंस। तो 2 पाई रेवोल्यूशंस के बाद अगर रोकना है तो सोचो एंगल कितना होगा, एक रेवोल्यूशन में एंगल होता है अपने पास 2 पाई, तो 2 पाई रेवोल्यूशंस में कितने एंगल हो जाएंगे सर, 2 पाई × 2 पाई। अरे 2 पाई रेवोल्यूशंस के बाद रोकना है, एक रेवोल्यूशन में एंगल होता है 2 पाई, तो 2 पाई रेवोल्यूशंस में कितना, 2 पाई × 2 पाई यानी कि 4 पाई स्क्वायर रेडियन, इतना एंगल के बाद रोकना है। तो अपने को टॉर्क निकालना सर, टॉर्क क्या होता है अपने पास, टॉर्क होता है I × अल्फा। I अपने को पता है, सॉलिड सिलेंडर है, तो I हो जाएगा m × r²/2। अपन अल्फा निकाल ले तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं सर, अल्फा तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, अल्फा आसानी से निकाल सकते हो, अल्फा आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। अल्फा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ओमेगा क्या है अपने को, तो फाइनली रोकना है, इसको स्टॉप करना है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट यही मान लो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा नॉट थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट है, वो कितनी दे रखी है, π/10, तो π/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं ना, हम लोग तो रोक रहे हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी कि एंगुलर डी एक्सेलरेशन होगी, एंगुलर डी एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड बढ़ती है, यहां पे तो बढ़ती हुई जो एंगुलर स्पीड थी जो ज्यादा थी उसको कम करके 0 कर रहे हैं ना,
तो यहां पे अल्फा क्या आएगा, माइनस अल्फा आएगा, वही एंगुलर डी एक्सेलरेशन, जैसे डी एक्सेलरेशन होती तो माइनस ए डालते हैं वैसे ही माइनस अल्फा थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, पाई स्क्वायर से ये वाला पाई स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4 टू 8 यानी कि 1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इतना आया। ठीक है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा सर, टॉर्क आ जाएगा अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं पहले। एम कितना है 2 kg, रेडियस कितना है अपने पास 4 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कट गया तो इतना आ गया 16 × 10⁻⁻4। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया, तो टॉर्क कितना आ जाएगा सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा यानी कि 16 × 10⁻⁻4 इंटू 1/800। ठीक है, तो जाएगा 2 जा ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको समझ आया कैसे कैसे एक एक स्टेप से किया मैंने सवाल। ठीक है, पहले वो घूम रहा था ओमेगा नॉट से, ऐसे आपको इसको रोकना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अल्फा आएगा वो नेगेटिव लोगे आप, वरना फिर यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन आ भी है तो भी आपको समझ आता है कि क्या हो रहा है। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 3 ऑब्जेक्ट्स ए सॉलिड स्फीयर, सर्कुलर डिस्क, सी क्या सर्कुलर रिंग, each have the same mass m and radius r, they all spin with the same angular speed omega about their own symmetry axis, the amount of work required to bring them to rest, कितना वर्क करना पड़ेगा उनको रेस्ट लाने में। तो सर वर्क क्या हो जाएगा अपने पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उनको रेस्ट पर लेके आना है। और हमको पता जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब सर सबका ओमेगा तो सेम है, सबका ओमेगा तो सेम है, 1/2 भी सेम है, क्या सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, नहीं सर, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा सर, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अपने पास किसका, रिंग का। ठीक है ना, फिर उसके बाद किसका होगा सर, उसके बाद सर्कुलर डिस्क का, और उसके बाद किसका होगा सर, सबसे कम होगा सॉलिड स्फीयर का, ऐसे सॉलिड स्फीयर। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसमें वर्क ज्यादा, तो ऑब्वियस ये बात है वर्क इन केस ऑफ रिंग। रिंग क्या है अपने पास, कितना नंबर है सी, फिर उसका सर्कुलर डिस्क कितना नंबर है अपने पास बी, और सॉलिड स्फीयर क्या है अपने पास ए, ऑप्शन नंबर 3। क्या क्लियर है आप लोगों को। तो बेटा जब भी आपको मैं सवाल करा रहा हूं आप 2 मिनट के लिए सवाल को पॉज कर लो, सवाल देखो खुद से करो और उसके बाद समझो कि कैसे कराया जा रहा है। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग in rolling motion a body possesses translation kinetic energy as well as rotation kinetic energy simultaneously, the ratio देखो भाई क्या पूछेगी, ट्रांसलेशन अपॉन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ये तो टोटल होगी ना एक तरह से, काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना एक तरह से। तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तो पूछा जा रहा है, ऊपर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है नीचे टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो फ्रैक्शन क्या पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सर ये तो सिंपल क्या हो जाता है अपने पास 1/1 प्लस लैम्डा। ठीक है सर, बताओ सॉलिड स्फीयर का लैम्डा कितना होता है 2/5, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 5/7। सेकंड ऑप्शन, आगे बढ़ो, लल्लू सवाल है इसमें क्या ही करोगे। A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? एक अपने पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है, ये घूम रहा था किसी भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, लेकिन मास तो उसका वही रहा, एक्सपेंड कर दिया। अब सर रेडियस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, रेडियस कुछ r डैश हो गया। तो एक चीज बताओ, क्या एंगुलर स्पीड सेम रहेगी कि डिफरेंट हो जाएगी? बेटा एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि जब मास एक्सिस के पास में था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, कुछ आई था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई था, लेकिन जब मास एक्सिस से दूर दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई डैश हो गया, जो कि बढ़ जाएगा। अब हमको पता है कि जब ये चीज एक्सपेंड करेगी तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो कुछ आएगा नहीं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा।
एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहा और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, तो बताओ यहां से यहां जाने पर अगर आई बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या करेगा, घटेगा। यानी कि ये ओमेगा डैश से घूमेगा, ओमेगा डैश क्या होगा, कम। यानी कि क्या क्या चेंज हो रहा है सर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगा, क्या चीज चेंज नहीं होगी, एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी अपने पास, सर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जैसे अपने पास वो होता था पी स्क्वायर बाय 2m, काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, पी स्क्वायर बाय 2m, पी क्या होता था, लीनियर मोमेंटम। वैसे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर बाय 2i, लिख सकता हूं एल स्क्वायर बाय 2i, जैसे पी स्क्वायर बाय। अब एक चीज बताओ सर, एंगुलर मोमेंटम तो क्या है, कंजर्व है, लेकिन आई तो नहीं है ना, आई चेंज हो रहा है, देखो आई बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो भी चेंज होगी, ठीक है ना। अगर आई क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देखो भाई आई इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी के ई है रोटेशन, और इसकी क्या है के ई डैश है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो के ई डैश आर होगी वो क्या होगी, कम होगी। देखो पूरी की पूरी पीएचडी कर दी इस पे, सब कुछ बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर स्पीड घट जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी अपने पास, रोटेशन, ठीक है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा अपने पास, कंजर्व रहेगा। क्लियर है इतनी चीज। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, द मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स का मतलब क्या होता है, टॉर्क फाइंड करना है एट 2,0, -3 अबाउट द पॉइंट 2,-2, देखो एक फोर्स किसी पॉइंट पे लग रही है जो क्या है 2,0, -3, इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, कोई भी फोर्स लग रही है, फोर्स की वैल्यू क्या है, वेक्टर क्या है अपने पास 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। अपने को इस पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास पोजीशन वेक्टर। टॉर्क क्या होता है सर, टॉर्क होता है अपने पास r क्रॉस f। पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा सर, पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा सर, इधर के पॉइंट्स पता है, इधर के पॉइंट्स पता है, तो r वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास 2 - 2 0 i कैप, 0 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2 j कैप, -3 माइनस ऑफ -2 यानी कि -k कैप, ठीक है। तो बस 2 j कैप -k कैप क्रॉस प्रोडक्ट करना है 4i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही लोगे भाई साहब, इतने भी खत्म थोड़ी ना हो, इतने भी खत्म थोड़ी ना हो कि क्रॉस प्रोडक्ट ना कर पाओ। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आंसर आएगा इसका, करना और बताना, कमेंट से बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट करना और आंसर बताना कि कितना आंसर आएगा इसका कमेंट्स में, ठीक है। चलो क्या है, a rope is bonded around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? देखो एक अपने पास क्या है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर ऐसे पीछे जा रहा होगा पूरा ऐसे पड़ा हुआ, इसमें ऐसे रस्सी लपेटी हुई है, तो पूरा पीछे का ना दिखा के सिर्फ आगे आगे वाला पोर्शन दिखा रहा हूं, फेस दिखा रहा हूं। इस पे आपने क्या कर रखा है, एक रस्सी लपेट रखी है ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है, और आप इस रस्सी को क्या कर रहे हो 30 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हो। तो आपसे पूछा गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी सर, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आप टॉर्क निकाल रहे हो, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, तो सर टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क हो जाएगा R इंटू एफ, आई कितना हो जाएगा सर, ये कौन सा है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का क्या हो जाएगा वही रिंग का mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, समझ पा रहे हो इंटू अल्फा, एक आर से एक आर चला गया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी
F/mr। वैल्यूज पुट कर दो भाई साहब, क्या आंसर आ जाएगा? फोर्स कितनी है सर? फोर्स दे रखी है अपने को 30। मास कितना दे रखा है अपने को? 3 दे रखा है। और आर कितना दे रखा है अपने को? आर 40 दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो ऊपर 100 चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, ये आ गया अपने पास 10, ये आ गया अपने पास कितना? 25 आ जाएगा। 25 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? समझ लग रही है बात क्या? क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है अपने पास? अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है? A solid cylinder of radius 5 cm is pure rolling on a 30 degree inclined plane। अपने पास ये 30 डिग्री का inclined plane है। Find out the angular velocity after it travels 6 मीटर on inclined plane। पूछा जा रहा है कि समझो यहां से इसको रेस्ट से छोड़ दिया गया, जब वो 6 मीटर चल लेता है, समझो 6 मीटर चल के यहां तक आता है, इतने 6 मीटर मान लेते हैं, ये 6 मीटर है। 6 मीटर जब वो चल लेता है, जब वो यहां पे आ जाता है चल के, ठीक है, तो उसकी क्या पूछी गई है? एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई, ओमेगा। अब प्योर रोल कर रहा है, ठीक है ना? तो देखो कैसे करेंगे। ऑब्वियसली सर यहां से आया हो, तो देखो वर्टिकली कितना ऊपर था सर? अगर ये 30 है तो ये भी 30, तो अगर ये 6 है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी सर? ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने पास 6 sin 30। कितनी हो जाएगी सर? 6 sin 30 1/2 यानी कि 3। समझ लग रही बात? हाइट कितनी आ गई अपने पास? 3। अब आप यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। हाँ जी सर। ऊपर रेस्ट पे था, ऊपर रेस्ट पे था। अगर मैं इसी को रेफरेंस लाइन मान लेता हूं, यही रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन का मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। तो सर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh थी। रेस्ट पे था तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। ऊपर था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? mgh थी। रेस्ट पे था तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। जब यहां पर पहुंचा, रेफरेंस लाइन पे पहुंचा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? अब सर ये चीज प्योर रोल कर रही है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। अब अपने को ओमेगा चाहिए, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करो? ये वाला फॉर्मूला यूज करो टोटल का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 + 1/λ। देखो भाई जादू वाली चीज होती है सारी। देखो एम जी, एच की वैल्यू कितनी है? 3। हाफ आई कितना है सर? एम, क्योंकि अपने पास सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 एम आर का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू ओमेगा का स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा अपने पास? ये 3 आ गया ना, ठीक है, लिख लो वरना समझ नहीं आएगा। 1 प्लस लैम्डा कितना होता है सर इसका? लैम्डा कितना होता है इसका? 2/5। तो कितना हो जाएगा अपने सर? 2/5। सॉलिड, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है, मैंने सॉलिड स्फीयर ले लिया। सॉलिड सिलेंडर बेटा, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अपने पास? mr²/2, mr²/2, ठीक है, प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा सर सॉलिड सिलेंडर का? ये हो जाएगा 1/2। 1/2 ऊपर अगर जाएगा तो सिंपल क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ऊपर। देखो बेटा लैम्डा होता 1/2, तो नीचे 1/2 करते तो ऊपर 2 हो जाता। अब देखो ये 2 + 1 3, और ये 3 कट गए, ये m और ये m कट गए, तो देखो ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है सर? ओमेगा स्क्वायर आ रहा है अपने पास 2 × 2 = 4, इधर जाएगा 4g डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर का अंडर रूट। ओमेगा आ रहा अपने पास √40 डिवाइडेड बाय r। ये आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो सर ये तो आंसर है अपने पास। तो देखो आर कितना दे रखा अपने को? 5। आर कितना हो जाएगा अपने पास यहां पे? मीटर में कितना हो जाएगा? 500 कर दोगे 1/20, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 20√40। अभी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसमें √40 में से अगर 4 बाहर निकाल लूं तो अपने पास 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 40√10 आंसर। तो काम देखो कितना सही है इस इक्वेशन का। ये जो फॉर्मूला है ना, इसका काम देखो आप भाई, इस फॉर्मूले का काम देखो आप, क्या गजब है। वरना काफी टाइम लग जाता है सवाल करने का। मैं तो चलो समझा रहा था तब भी अपने को टाइम लग गया, अगर आप करते तो जल्दी जल्दी कर लेते। आप बताओ 1 मिनट में आराम से सवाल कर लोगे। देखो कैसे सर, इधर पे देखो
यहां पे 3 आया, ये 3 और ये 3 कट जाता झट से, ये mm कट जाता अपने पास झट से, फिर तो कर ही लेते आप, कितना टाइम लगता आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेस रोल ऑफ ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। कौन सा वाला पहले पहुंच जाएगा? अगर अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है, इन्होंने दो बोले हुए हैं, दोनों आइडेंटिकल है तो एक ही मान लो। एक अपन लोग क्या छोड़ डिस्क को छोड़ें और एक को क्या छोड़ें, एक डिस्क है और एक सॉलिड स्फीयर है, कौन पहले पहुंचेगा? तो बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए जो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, वो होती है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अगर कोई चीज प्योर रोल कर रही है किसी इंक्लाइन प्लेन पर, कोई चीज अगर प्योर रोल कर रही है इंक्लाइन प्लेन पर, तो उसकी एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो खुद बताओ, जिसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों को रेस्ट से छोड़ रहे हैं, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वही तो पहले पहुंचेगा ना, वो जल्दी पहुंचेगा। तो किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? सर जिसका लैम्डा कम होगा। लैम्डा किसका कम होता है सर? लैम्डा सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5, डिस्क का कितना होता है सर 1/2। किसका कम है सर? सॉलिड स्फीयर का कम है। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर की एक्सेलरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? डिस्क से। सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है अपने पास, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट रोलिंग इज। देखो एक उसने बोला है कि एक इंक्लाइन प्लेन से वो आ रहा है नीचे रोल करते हुए, यानी कि विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, रोल करते हुए आ रहा है, ठीक है ना, रोल करते हुए आ रहा है, रोलिंग, प्योर रोलिंग हो रही है। और एक जगह क्या कर रहा है, वो स्लिप करते हुए आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि रोल नहीं कर रहा, विदाउट रोलिंग है ना, यानी स्लिप करते हुए आ रहा है, सिंपल स्लिप करते हुए आ रहा है। तो सर जब स्लिप करते हुए आ रहा है तो इसकी तो एक्सेलरेशन वही वाली हो जाएगी जो कि हम लोगों ने कहां पे पढ़ी थी, जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी किसमें, किसमें पढ़ी थी जल्दी बताओ? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अरे कोई भी बॉडी अगर स्लिप करते हुए ऊपर से आ रही, कोई भी ब्लॉक आता तो उसकी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होती थी, ठीक है ना। यहां पे स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग विदाउट रोलिंग, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है अपने पास, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही, प्रॉपर रोलिंग हो रही है अपने पास। तो इसकी एक्सेलरेशन अभी बताई थी क्या होती है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो रेशियो क्या हो जाएगी सर, इसको ए डैश बोल देते हैं, तो अपन से ए बाई ए डैश पूछा है। तो देखो जी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस लैम्डा। तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, लैम्डा की वैल्यू कितनी है अपने पास, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 होगी, आंसर कितना आ जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या कह रहा है, a particle of mass m moves in the xy plane with a velocity v along the straight line ab if the angular momentum of the particle with respect to origin o is la when it is at a and lb when it is at b then। देखो बेटा क्या है अपने पास, ये इस तरीके से है, एक पार्टिकल क्या कर रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से। समझो पहले यहां पर था, ए पॉइंट पर था, उसकी वेलोसिटी v है, जब वो यहां पर b पे पहुंच गया तो भी उसकी वेलोसिटी क्या है v, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ओ पॉइंट के अबाउट, यानी ओ क्या है ओरिजिन के अबाउट, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है la, और b का क्या है lb। तो आपको बताना है la और lb सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे बेटा। तो एक चीज बताओ, जो एंगुलर मोमेंटम होता है अपने पास, ठीक है, वो क्या होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, अरे ये तो होता है मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का। तो सर वेलोसिटी तो ये रही, वेलोसिटी जब पार्टिकल यहां पर है, जब पार्टिकल यहां पर है इस जगह पर, तो इसका वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है, वो डिस्टेंस जो कि वेलोसिटी के क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वो डिस्टेंस जो कि वेलोसिटी के क्या है परपेंडिकुलर। अब सर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वो डिस्टेंस जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वो तो ये हो गया ना सर, ये वाला, ये डिस्टेंस हो गया, इसको आर बोल लेते हैं,
वो डिस्टेंस जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जब पॉइंट ए पर था पार्टिकल, कहां पे? पॉइंट ए पे। पार्टिकल तो कहां पे? पॉइंट ए पे। लेकिन वो डिस्टेंस जो कि वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर होती है ओ से। ठीक है, समझ लग रही बात? तो इसका सर एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा अपने पास? अगर ए की बात करूं तो ये जाएगा एम वी आर। ठीक है सर, ये आ रहा। अगर मैं बी वाले की बात करूं तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा सर। एल बी क्या हो जाएगा? एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। सर इस ये जो वेलोसिटी है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अरे सर वो भी यही है। अरे सर इस वेलोसिटी से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ तक, वो भी यही है, आर ही है। तो कितना आ गया? एम वी आर। ठीक है, तो बताओ सेम आ रहे कि डिफरेंट आ रहे? अरे सर सेम ही तो आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है। और अगर आप डायरेक्शन वाइज देखना चाहते हो, आर क्रॉस वी कर लो, देखो ये भी अंदर जा रहा है और ये भी अंदर जा रहा है, डायरेक्शन वाइज भी सेम है। तो अपने पास एल ए क्या है, किसके बराबर है? एल बी के बराबर है। समझ लग रही है बात? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो जब भी आपने एंगुलर मोमेंटम देखना है तो आपने देख लेना है कि भाई वी के परपेंडिकुलर देख लेना, आर उधर से आ जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A small mass attached to a string rotates on a frictionless tabletop as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion to decrease by a factor of 2, the kinetic energy of the mass will. देखो क्या बोल रहा है, ये थोड़े से उन्होंने ऊपर से टॉप व्यू दिखाया। अगर मैं साइड व्यू दिखाऊं, देखो साइड व्यू क्या है अपने पास, ये अगर अपने पास टेबल है तो यहां पर क्या है, एक समझो छेद है, छेद में से एक रस्सी जा रही है और यहां पर क्या है, एक अपने पास एक मास लगा हुआ है एम मास, जो कि अभी एक सर्कल ले रहा है किसका? आर रेडियस का। और ये जो रस्सी है ये नीचे जा रही है इस तरीके से। अब कोई इंसान क्या कर रहा है, इस रस्सी को खींच रहा है पकड़ के, तो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो रेडियस है छोटा हो रहा है। अगर आप ऐसे पकड़ के खींचोगे तो ये अभी जो रेडियस है सर्कल का ये कम होगा। अभी आर रेडियस है, बाद में क्या हो जाता है, रेडियस सर घट के कितना हो जाता है? घट के रेडियस कितना हो जाता है? आर बाय 2 हो जाता है। ठीक है, समझ लग रही है बात? घट के रेडियस कितना हो जाता है? आर बाय 2 हो जाता है। ठीक है, आर बाय 2 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब पहले रेडियस सर आर था तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जब रेडियस आर बाय 2 हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर से बढ़ी है या कम हुई है? तो एक चीज बताओ, रेडियस कितने फैक्टर से कम हुआ? सर 2 के फैक्टर से कम हुआ। तो पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कितने। अब एक चीज बताओ, जो आदमी है वो खींच कहां से रहा है? सर ऐसे नीचे से खींच रहा है रस्सी को। अगर नीचे से खींच रहा है तो टेंशन ऐसे लगा रहा है, हाँ जी सर, तो इसके ऊपर टेंशन ऐसे आएगी, हाँ जी सर। समझ लग रही बात भाई? नीचे से खींच रहा तो हाथ से टेंशन ऐसे लगा रहा ना, ऐसे टेंशन टेंशन ऐसे आएगी, अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे आएगी। तो एक चीज बताओ, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो भी स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है वो खींचे जा रहा, खींचे जा रहा, खींचे जा रहा। जो भी स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है, क्या उस टेंशन का इस एक्सिस के अबाउट कोई भी टॉर्क आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर जो टेंशन है वो इस एक्सिस से ही पास कर रही। देखो देखो, जो भी टेंशन आती, ठीक है ना, समझ लग रही बात? तो इस टेंशन का कोई भी अपने पास टॉर्क नहीं आता। वो जो आदमी खींच रहा है उसका कोई भी टॉर्क अपने पास नहीं होता इस वाली एक्सिस के अबाउट। आपको एक्सिस समझ आ रही है बेटा? इस वाली एक्सिस के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं होता। ये जो टेंशन है इसका इस एक्सिस के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं होता। ठीक है, ये जो टेंशन है इसका इस एक्सिस के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं होता, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब देखना मेरी बात, सुनना मेरी बात, एक लाइन में आंसर बोलूंगा, एक लाइन का आंसर। कैसे कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये होती है एल स्क्वायर बाय 2i। हाँ जी सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एल स्क्वायर बाय 2i। होती है कि नहीं होती? एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तो क्या कांस्टेंट है। अगर कोई चीज रोटेट कर रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एल स्क्वायर बाय 2i। अब आई क्या होता है अपने पास? m इंटू आर का स्क्वायर। सर एल तो कांस्टेंट है, एल चेंज नहीं हो रहा, 2 भी चेंज नहीं हो रहा, मास भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन रेडियस चेंज हो रहा है। अब एक चीज बताओ, सुनना मेरी बात हो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं एल स्क्वायर बाय 2mr स्क्वायर। तो बोल सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो अगर आप रेडियस को 2 के फैक्टर से डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि आर को r/2 कर रहे हो, आर को आप r/2 कर रहे हो, यानी कि रेडियस को 2 से फैक्टर से डिक्रीज कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, 2 का स्क्वायर तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर होगी। अगर आप रेडियस को 2 के फैक्टर से डिक्रीज कर रहे हो, अगर रेडियस डिक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी ना, तो रेडियस को अगर 2 के फैक्टर से क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी बाय फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगी। समझ लग रही है बात, 4 के फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इट क्लियर है कि नहीं। तो भाई ये था अपना आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए, और आप लोगों ने क्या करना है, जो भी मैं आपको बताता हूं, जो भी आपको सवाल करवाता हूं, उसको प्लीज एक और बार घर पे आके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई चीज नई दिखाई पड़ती है या आपने कुछ नया सीखा है, उसके ऊपर 1-2 सवाल और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका वो कंसेप्ट पुख्ता हो सके। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा अपने पास किसके ऊपर, ग्रेविटेशन के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।